Hey guys, how are you all? Today we're going to study chapter number 2 of SPOM Set D, that is Crafting a Business Model and Lean Startups. बहुत easy सा chapter है, बहुत ज़्यादा कुछ technical है नहीं इसमें, easy to grasp and understand. So इसमें हम लोग बिजनेस मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स होते हैं, मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स एंड कैसे वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से अलग हैं, देन व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन एंड हम बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना, लीन स्टार्टअप्स, बिजनेस पिचिंग, टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचिंग, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड इट्स गोना बी सुपर इजी, ट्रस्ट मी. सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल्स. फर्स्टली बिजनेस मॉडल्स होते क्या हैं, सबसे इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. स्टार्टअप्स टिपिकली बिगिन विद अ फाउंडर. कोई एक इंसान होता है, उसको कोई बिजनेस आइडिया आता है और वो एक उस बिजनेस आइडिया से अपना बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप शुरू करता है एंड उसको हम फाउंडर बोलते हैं. ठीक है. एंड वो फाउंडर करता क्या है, वो मार्केट को पढ़ता है अच्छे से, वो एनालाइज करता है, रिसर्च करता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका रिस्पेक्टिव सोल्यूशन लेके आता है. ठीक है. बट दिस स्टार्टअप प्रोसेस कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एकदम ही नहीं होता है. आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे टाइम पे, राइट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी रेगुलर. सो इन सब चीज़ों के लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड इसी को हम बोलते हैं सस्टेनिंग एफर्ट, कि ओवर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग एफर्ट चाहिए होता है एंड इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ हाई फेलियर रेट्स एंड अनसर्टेनिटी. आपको कुछ नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट करेंगी नहीं करेंगी, क्या सक्सेसफुल होगे फेल होगे, यू डोंट नो एनीथिंग. सो दैट सस्टेनिंग एफर्ट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. ठीक है. अगर आपके पास एक बिजनेस प्लान होता है, सो क्या होता है, बिजनेस प्लान आपको बताता है, वो आउटलाइन करता है कि आपको क्या करना है, आपका प्लान क्या है, फ्यूचर में आप कैसे चीजें करोगे, हाउ विल यू प्रोसीड. एंड ये जो प्लान्स होते हैं ये टिपिकली फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स के ही होते हैं, जो मतलब 3 से 5 साल के बीच की जो है बिजनेस स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करते हैं. इतने टाइम में अगर बिजनेस चल गया, दैट मीन्स चल गया, यू गुड टू गो. देन बिजनेस मॉडल क्या होता है. बिजनेस मॉडल एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है जो कि आउटलाइन करता है कि कंपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करती है. कंपनी जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, वो मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. हाउ अ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू. It articulates core logic and structure of organization operations, revenue generation and sustainability mindset. ठीक है. इसके अंदर कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर सेगमेंट्स, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स. ये एक्चुअली सारी चीज़ हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो इधर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट सी आ जाती है. द प्रोसेस ऑफ बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस मॉडल इनोवेशन. बिजनेस मॉडल इनोवेशन किस चीज़ को कहते हैं, जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो प्रोसेस जब आप उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, अगर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो उस मॉडिफिकेशन को हम बिजनेस मॉडल इनोवेशन बोलते हैं एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, राइट. देन अगर हम कोई भी स्टार्टअप का बिजनेस प्लान चूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होती है. सबसे पहले हमारा जो प्लान है वो है क्या, किस बारे में. अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो हमें वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एंड हम उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसे आप एड्रेस करते हो. देन दूसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो आपके उस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. प्रॉब्लम तो है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो चाहिए, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे. अब जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, उस तरीके को आप इंप्लीमेंट कर पाओ, उसके लिए आपको किसकी जरूरत है, फंड्स की जरूरत है. सो क्या आपकी उतनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि आप उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर पाओ. देन व्हाट इज द प्रोजेक्टेड कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस. अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के टाइम पर जितनी भी कॉस्ट इनकर होने वाली हैं, क्या आप इन सब कॉस्ट को बियर कर सकते हो, क्या आपका बिजनेस इसे बियर कर सकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा. देन आपके पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है और उन कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा. एंड आप किस एक्सटेंट तक अपने ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हो और किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप जज करोगे कि क्या आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्या आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर जाएगा. देन क्या गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऑनलाइन आराम से सेल कर सकते हैं या फिर नहीं, और हमारा रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट ये सब, एंड व्हाट विल बी द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज. क्या कौन आपके सप्लायर्स होंगे, कैसे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाओगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा. देन मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग जनरल बिजनेस मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे B2B, B2C, D2C, C2C. अभी हमने पढ़ रखा है पहले से ही, हम बस इसको वापस से ग्राफ रीडिंग लगाते हैं. B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाकी बिजनेस को सेल करते हैं. जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो अपनी क्लाउड सर्विसेज को या और जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है वो बाकी कंपनीज को प्रोवाइड करता है. तो इधर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो B2B को इसी को बोलते हैं. एंड इधर जो मॉडल होता है, इसमें इधर बल्क ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड दे फोकस ऑन मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ बिजनेस कस्टमर. ठीक है. अब इधर हम एग्जांपल्स कंसीडर करें तो होलसेल सप्लायर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ये बल्क में ही सेल करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस कस्टमर.
अब जो कंपनीज लाइक टाटा स्टील ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। अनदर एग्जांपल हो जाएगा इन्फोसिस, ये अपनी आईटी सर्विसेज बाकी बिजनेसमैन को ऑफर करते हैं, बाकी कंपनीज को ऑफर करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। देन B2C पे आते हैं। B2C बिजनेस टू कस्टमर होता है, इधर बिजनेस कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो मॉडल होता है ये कंज्यूमर सेंट्रिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है, अपने गुड्स ऑफर कर रहा है, तो उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है मुझसे, ठीक है। इधर मास मार्केटिंग होती है, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन अपने गुड्स बेच रहा है टू कंज्यूमर्स एट लार्ज, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दो लोगों को ही भेज रहा है, कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट को ही भेज रहा है, नो, वो मास मार्केटिंग करता है। उसने बस अपने प्रोडक्ट्स जो है, अपने जो गुड्स अपने अमेजोन साइट पे डाल दिए, एंड लोग कहीं भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी रीजन में हो, किसी भी एरिया में हो, वो बहुत इजीली गुड्स को वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। सो दे फोकस ऑन मास मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, तभी तो कस्टमर उनके पास वापस आएंगे, ठीक है। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स दैट एड्रेस इंडिविजुअल नीड्स। एंड हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इंडिया का ही, जो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। और हम लोग जैसे मिंत्रा की बात करें, मिंत्रा इन फैशन, जोमेटो इन फूड डिलीवरी, ये सब B2C मॉडल्स ही हैं, जो ये बिजनेस है, ये कस्टमर्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन आता है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इधर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो बिना किसी इंटरमीडियरी को बीच में लाए वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करता है, ठीक है। बिजनेसेस सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड कस्टमर्स। इस वाले बिजनेस मॉडल में जो होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है। क्यों होता है ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, राइट। आपके कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। तो इधर जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्चुअल में जो बिजनेस है, उसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है ओवर कस्टमर एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें खुद ही हैंडल करते हैं। ब्रांड रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा, D2C को प्रोमिनेंस मिल रही है विद इंडियन कंपनी सच एज वेकफिट सेलिंग मैट्रेसेस एंड बोट लाइफस्टाइल। ये बोट जो है एंड वेकफिट जो है, ये डायरेक्टली ही एंड कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं विदाउट एनी मिडलमैन इन्वॉल्व इन बिटवीन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि D2C और B2C में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये दोनों सिमिलर से ही साउंड करते हैं कि बिजनेस डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को, इधर B2C में भी बिजनेस डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेचते हैं, एंड D2C में भी ये होता है। बट B2C और D2C में ये डिफरेंस है कि B2C में क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो सकता है। देखो, कोई कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अब हो सकता है उसने वो प्रोडक्ट्स होलसेलर को, और होलसेलर से रिटेलर को, या फिर कोई एजेंट हायर कर रहा हो, या फिर डायरेक्टली किसी रिटेलर को दे रहा हो, और फिर वो रिटेलर एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है आपके प्रोडक्ट्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है रिटेल स्टोर्स, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बना रही है वो डायरेक्टली बेचे, कंपनी और कंज्यूमर के बीच में एक मिडलमैन आ सकता है। जैसे कोई कंपनी XYZ कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए और उसने किसी रिटेल स्टोर में अपने प्रोडक्ट्स दे दिया, और फिर वो प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर के थ्रू होते हुए एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, राइट। तो इधर भी बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, यस, पर बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया। लेकिन D2C में क्या होता है, कोई इंटरमीडियरी नहीं आता, ठीक है। इधर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, उसके बीच में कोई रिटेल स्टोर, कोई होलसेलर, कोई एजेंट, कोई मिडलमैन नहीं आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन B2C एंड D2C। नाउ C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इधर क्या होता है, कंज्यूमर ही आपस में एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा OLX, eBay, ये सब। इधर क्या होता है कि कोई आपके पास अगर कोई यूज प्रोडक्ट है जो अब आपको यूज नहीं करना है, तो आप ऐसे ऑनलाइन साइट्स पे जैसे OLX एंड क्विकर इधर डाल सकते हो, एंड कि कोई और कस्टमर जिसको लगता है कि वो यूज प्रोडक्ट उसके काम में आ सकता है, उसको यूज प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है दूसरे कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो इधर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस दोनों कस्टमर्स के बीच में ही होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस फैसिलिटेट मेनी C2C ट्रांजैक्शंस बाय एक्टिंग एज इंटरमीडिएरी। कैसे, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर दोनों कस्टमर्स मिल रहे हैं, जो बेचना चाहता है और जो खरीदना चाहता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे पीयर टू पीयर रीसेल प्लेटफॉर्म्स एंड क्लासिफाइड एड्स। इधर इंडिविजुअल्स बाय एंड सेल गुड्स डायरेक्टली। अब B2B और B2C क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। D2C डायरेक्ट रिलेशनशिप में फोकस करता है कि वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स को भेजता है, और C2C क्या हाईलाइट करता है, पावर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। यहाँ पे कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, जो कस्टमर है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, नहीं, बट उसके पास बस एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई प्रोडक्ट बेच सकता है और दूसरा वाला खरीदना चाहता है, सो देन दे प्रोसीड विद सच ट्रांजैक्शन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स। ये तो हमने जो बिजनेस मॉडल्स पढ़े थे B2B, B2C, D2C, C2C, ये जनरल बिजनेस मॉडल्स थे, ये हमने 12th वगैरह में भी पढ़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स, जो अभी ट्रेडिशनल अप्रोचेस को सरपास करके अब इवॉल्व होकर आ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस से कैसे डिफरेंट होता है, सबसे पहला तो मेजर डिफरेंस जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, राइट। टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती रहती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है, तो उसकी वजह से ये चेंजेस भी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, चीजें एडवांस होती रहती हैं। शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स, एज वी ऑल नो, मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, आज उसको कुछ पसंद है, कल उसको कुछ पसंद है, तो ये बिहेवियर्स, ये पैटर्न्स, ये ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं। एंड इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स, कब क्या चीज ट्रेंड में आ जाए, कब क्या चीज वायरल हो जाए, यू नेवर नो।
ओल्ड मॉडल्स में क्या होता था, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था, प्रोसेसेस बहुत रिजिड होती थी, लेकिन जो अभी बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होकर आ रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं, ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंड फ्रीमियम मॉडल्स लेवरेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू ऑफर पर्सनलाइज्ड एंड स्केलेबल सर्विसेज। अब ये जो चीज़ यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं तभी आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ अब हम लोग अलग अलग ये मॉडल्स रखे हैं, शेयरिंग इकोनॉमी, सब्सक्रिप्शन, फ्रीमियम, मार्केट प्लेस, D2C, ई कॉमर्स, इन सब मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दे आर वेरी इजी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, सबको पता है इस बारे में, आज द नेम सजेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स सबको पता है, मूवीज वहाँ पे मिलती है, वेब सीरीज आप देख सकते हो, सो लॉट ऑफ स्टफ टू वॉच, ओके, अपनी पसंद का। अब नेटफ्लिक्स वर्क कैसे करता है, नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, नेटफ्लिक्स अपनी सर्विसेज ऐसे ऑफर करता है कि आपको उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना पड़ेगा। आप चाहो तो 1 महीने का खरीद सकते हो, 3 महीने का खरीद सकते हो, 6 महीने का, 1 साल का, और आपको कितने डिवाइसेस पे आप लॉग इन कर सकते हो, इस टाइप के उसके सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है। तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, वो ये करता है कि कस्टमर्स उसको रेगुलरली या फिर टाइम टू टाइम पे करता रहे, और नेटफ्लिक्स जैसे जैसे कस्टमर उसको पे करेगा वैसे वैसे उस हिसाब से नेटफ्लिक्स अपनी सर्विसेज ऑफर करेगा। क्या सर्विसेज ऑफर करेगा, जो कंज्यूमर है वो अपनी मर्जी से जो भी चाहे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल कंटेंट एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, राइट। अब हम ये वाला था नेटफ्लिक्स के बारे में। अब हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि अडोब। अडोब भी क्या करता है, अडोब एक सॉफ्टवेयर है, वो भी ऐसे ही ऑफर करता है अपनी सर्विसेज, कि अपने पैकेजेस ऑफर करता है कि कस्टमर सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके पैकेजेस, एंड देन बेस्ड अपॉन व्हाट कंज्यूमर्स पे, अडोब अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है जो कि कस्टमर्स एक्सेस कर पाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में यही है कि कस्टमर्स पे रेगुलरली फॉर कंटिन्यूअस एक्सेस टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होता है, आपके पास एक मेंबरशिप होती है, और उस मेंबरशिप के दौरान जब तक आपके पास वो मेंबरशिप है तब तक आपके पास वो ऑनगोइंग बेनिफिट्स हैं। एंड इसका सबसे मेजर और बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स एंड अडोब। इस वाले मॉडल में एक विन विन सिचुएशन होती है फॉर बिजनेसेस एंड देयर कस्टमर्स, राइट। एंड इट इज ऑल अबाउट ऑफरिंग ऑनगोइंग वैल्यू एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। जैसे जैसे कस्टमर्स पे करे जा रहे हैं, आप उनको वो बेनिफिट्स, वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जा रहे हो, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड लॉयल्टी। क्योंकि एक बार अगर जैसे मैंने नेटफ्लिक्स से सब्सक्राइब किया, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, आई सब्सक्राइब अगेन। मैंने अगर इस बार 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, हो सकता है मैं 6 महीने एक्सपायर होने के बाद पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लूं। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। नाउ हियर एन एग्जांपल इज क्योरफिट। ओके, अब हम चलते हैं फ्रीमियम मॉडल पे। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ विद एन एग्जांपल। स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पे क्या होता है कि जैसे अभी मेरे पास अगर स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन नहीं है एंड मैं स्पॉटिफाई पे गाने सुनना चाहती हूँ, सो अगर मैं स्पॉटिफाई पे गाने सुनूंगी तो क्या होगा, मुझे उस गानों के साथ साथ एड्स भी बहुत मिलेंगी। जैसे मैं एक गाना सुनूंगी तो मुझे 2 ऐड देखने को मिलेंगे, फिर मैं 2 गाने सुनूंगी फिर मुझे वापस ऐड देखने को मिलेगी, एंड हो सकता है कि उसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिट भी हो कि आप एक दिन में इतने ही गाने सुन सकते हो। बट अगर मैं स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब कर लेती हूँ, देन आई गेट एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि विदाउट म्यूजिक मैं विदाउट एड मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ, मीन्स एड फ्री म्यूजिक, एंड मैं पॉडकास्ट भी एक्सेस कर सकती हूँ, एंड मेनी मोर बेनिफिट्स। तो फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है, इसकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप फ्री और प्रीमियम ऑफर्स को कंबाइन कर देते हो। मतलब पहले जो कंपनी होती है वो अपना बेसिक वर्जन दिखाती है कंज्यूमर्स को, अपना बेसिक वर्जन ऑफर करती है कि देखो ये बेसिक वर्जन है, इस पर आपको ये लिमिटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है, ये लिमिटेड चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक बार जब कंज्यूमर्स को उस वो बेसिक वर्जन के बारे में उन्हें पता चल जाता है, देन आप एडिशनली उनको एडवांस फीचर्स दिखाते हो जो कि आप प्रीमियम पे ऑफर करते हो। जैसे कि स्पॉटिफाई का है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो आपको ऐड भी सुननी पड़ेगी और आप पॉडकास्ट एक्सेस नहीं कर सकते, और आप एक दिन में इतने ही गाने सुन सकते हो। पर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप एड फ्री म्यूजिक सुन सकते हो, आप पॉडकास्ट को एक्सेस कर सकते हो, आपको जब जहां जो जैसे जो सुनना है आप आराम से सुन सकते हो, राइट। तो ये चीज है। तो पहले आप कंपनी अपना बेसिक वर्जन दिखाएगी जो कि फ्री होता है, एंड देन वो अपने एडवांस फीचर्स दिखाते हैं जो कि प्रीमियम पे मिलता है। मतलब सब्सक्राइब करने के बाद एक पेमेंट करने के बाद कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब आपके पास इन एडवांस फीचर्स का, इन प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस है, राइट। सो पहले कंपनीज क्या करती हैं, वो एक बार कंज्यूमर्स को वैसे एक्सपीरियंस करा देती है एट नो कॉस्ट, एंड देन उनका ये एम होता है कि वो इन फ्री यूजर्स को पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसका सबसे नोटेबल एग्जांपल यही है, स्पॉटिफाई एंड ड्रॉपबॉक्स। एंड अनदर एग्जांपल जोमैटो गोल्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मार्केट प्लेस मॉडल, जिसको हम एग्रीगेटर मॉडल भी बोलते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, ये बायर्स और सेलर्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन। अब अमेजॉन में क्या है कि अगर आप चाहो ना, वैसे आप मे बी आप एग्जैक्टली बिजनेस में ना हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने प्रोडक्ट्स अमेजॉन पे बेच सकते हो, ठीक है। तो अमेजॉन का मॉडल क्या है, अमेजॉन पे सेलर्स भी है जो बेचना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और अमेजॉन पे बायर्स भी हैं जो वो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो ये बस एक कलेक्टिव, एक सिंगल प्लेटफॉर्म आ गया जहां पे दुनिया भर के ये बायर्स और सेलर्स एक साथ एक जगह पे आ जाए, ठीक है। सो मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। कंपनीज लाइक Amazon and eBay use this model connecting sellers with buyers. सेलर्स को क्या मिलता है, सेलर्स को ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और बायर्स को वैरायटी मिलती है कि उनको किस सेलर से क्या खरीदना है, एंड ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस। मतलब ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ये जो फालतू का हसल बसल है, ढूंढना फिरना, इतना टाइम और एनर्जी लगाना, ये उन सबको सेव करता है। इट्स लाइक अ वर्चुअल मार्केट
जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की यूज से आप बाइंग एंड सेलिंग सबके लिए इजी बना रहे हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वन स्टॉप शॉप फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दोनों बायर्स और सेलर्स के लिए इजी कर दिया। एंड वन मोर थिंग कि एक बिजनेस के एक से ज्यादा मॉडल्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे अमेजन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल ही फॉलो कर सकता है, नो, वो और भी मॉडल फॉलो कर सकता है। एक कंपनी के मल्टीपल बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। Now another example is Ola, Swiggy and Uber. Now मैन्युफैक्चरर मॉडल, इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अनप्रोसेस्ड मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में टर्न कर देता है, और जब वो फिनिश गुड्स बनकर रेडी हो जाते हैं तब वो उन गुड्स को रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, या फिर अगर डायरेक्टली कस्टमर्स को भी बेचना है तो वो उस वे में बेच देते हैं। तो आता है डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, D2C मॉडल। हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो ब्रांड्स, कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्टली ही कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। दे हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर ब्रांड इमेज एंड विद कस्टमर एक्सपीरियंस इन एंड डेटा। इधर D2C मॉडल में ज़्यादा पर्सनलाइज कनेक्शन होता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड होता है, उसको कंज्यूमर का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, एंड इट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाईपास ट्रेडिशनल एंड रिटेल चैनल्स, and companies can offer products at competitive prices. So this rise of e-commerce and digital marketing has provided a conducive environment for D2C. D2C भी अब बहुत इमर्ज होकर आ रहा है। अब इसके एग्जांपल्स हैं लेंसकार्ट, बोट लाइफस्टाइल एंड तनिष्क, ये डायरेक्टली ही कस्टमर्स को सेल करते हैं। देन आता है ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल क्या होता है, बिजनेसेस अपने गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स ऑनलाइन हो गया। अगेन अब अमेजॉन इधर एग्जांपल आता है, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, ये भी, इनका भी बिजनेस मॉडल यही है कि ये जो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, इनकी खुद की साइट है एंड इधर ये लोग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, जिन बायर्स को खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। तो ये इंटरनेट का यूज करते हैं टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस, एंड इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस। क्यों? क्योंकि आपके कोई फिजिकल आउटलेट्स नहीं है, जो फिजिकल आउटलेट्स से जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट आती हैं वो कॉस्ट सारी बच रही हैं, एंड आप बहुत इजीली बहुत सारे लोगों के पास, आपके पास एक्सेस, आपकी एक ब्रॉड ऑडियंस है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी स्पेसिफिक स्टेट या सिटी के लोगों को ही केटर कर रहे हो, नो, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे कैन कम फॉरवर्ड, एंड उन्हें जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस चाहिए वो कर सकते हैं। It encourages innovation in logistics and payment systems, ensuring efficient delivery and secure transactions. लोग Amazon, Flipkart से क्यों मंगाते हैं? क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी है कि हाँ यहाँ पे एक तो डिलीवरी टाइम से हो जाएगी, एंड अगर नहीं भी होगी सो दे हैव कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ओके, वो अब अगर कंज्यूमर के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो फिर उनके पास वो चीज़ें एड्रेस करने के लिए भी लोग हैं, उनकी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए लोग हैं, दे एड्रेस दैट। ओके, सो डिलीवरी ढंग से होगी, एंड पेमेंट, उनकी उनके जो भी ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं दे विल बी सिक्योर। सो दैट इज हाउ यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट। अब डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम मार्केट प्लेस मॉडल। अब हाँ, राइट, ई कॉमर्स मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल, इनके बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगेन इससे भी कंफ्यूज आते हैं लोग। सबसे पहले, ई कॉमर्स मॉडल खुद एक सिंगल बिजनेस है, जैसे कि ई कॉमर्स में क्या, जैसे अमेजोन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अमेजोन खुद एक सिंगल बिजनेस है जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को बेच रहा है। लेकिन मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, इधर बहुत सारे सेलर्स हैं, इधर अमेजोन ही, ई कॉमर्स में अमेजोन ही सेलर है, सिंगल सेलर है, लेकिन मार्केट प्लेस में बहुत सारे सेलर्स, अलग अलग जगहों से काफी सारे सेलर्स आ रहे हैं एक जगह पे, और फिर वो अलग अलग बायर्स को जो भी लोगों को चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो ऐसे बेच रहे हैं, राइट। सो ई कॉमर्स में सिंगल बिजनेस होता है, एंड मार्केट प्लेस में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स, एक से ज्यादा सेलर्स आते हैं टू वेरियस बायर्स। अब ई कॉमर्स हैंडल ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली, लेकिन मार्केट प्लेस में वो एक इंटरमीडिएट होता है। जैसे ई कॉमर्स में जो है, अगर अमेजोन बेच रहा है तो अमेजोन अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो खुद ही हैंडल करता है, लेकिन मार्केट प्लेस में वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, मतलब सेलर और बायर की आपस में ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो सिर्फ एक, उनको बस एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट प्लेस एक इंटरमीडिएट हो गया जो इन पेमेंट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए मीशो एंड फ्लिपकार्ट। नाउ शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है, एंड वो कार आपने खरीदी थी बट अब वो इतनी यूज में नहीं आ रही है। सो आपने क्या डिसाइड किया कि आप वो कार जो है आप उसको रेंट करना चाहते हो, किसी कोई और इंसान है जिसको उस कार की जरूरत है, एंड आपने कोई फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया फॉर यूजिंग योर व्हीकल, एंड आप वो व्हीकल उनको रेंट पे देने के बजाय कोई स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर रहे हो। तो ये हो गया शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। आपका ये जो कार है ये आपकी रिसोर्स हो गई, ये आपका एसेट हो गया, एंड इस रिसोर्स और एसेट के थ्रू आप थोड़ा बहुत जो है मोनेटाइज कर पा रहे हो, राइट। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल घर भी हो सकता है आपके पास, जैसे लोग घर रेंट पे चढ़ा देते हैं। एक 3 फ्लोर का घर है, आपने ग्राउंड फ्लोर ले लिया या फिर फर्स्ट फ्लोर ले लिया, और कोई तीसरा फ्लोर आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो भी शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल ही होता है, राइट। तो पहले तो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल को हम कोलैबोरेटिव और गिग इकोनॉमी भी बोलते हैं। इधर इंडिविजुअल्स शेयर रिसोर्सेज और सर्विसेज डायरेक्टली विद अनदर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इधर भी यही हुआ, आपने अगर अपने घर या फिर गाड़ियाँ, मतलब कोई भी रिसोर्स अगर आपने किसी को आप रेंट पर दे रहे हो, तो इधर क्या, दो इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को शेयर ही कर रहे हैं। सो इधर आप रिसोर्सेज को शेयर करते हो। अब इधर एग्जाम्पल आ जाएगा एयरबीएनबी, डंजो। इधर क्या होता है, ये लोगों को कनेक्ट करता है जिन लोगों को एकोमोडेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए होते हैं। तो इधर जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स होते हैं,
इनको इनका आप एफिशिएंट यूज हो सकता है, इनकी कोई वेस्टेज नहीं होती है, एंड इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी खासी होती है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। नाउ इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड रिसोर्स कैन लेवरेज एक्जिस्टिंग एसेट्स सच एज स्पेयर रूम और व्हीकल टू जनरेट इनकम। भाई जो एग्जांपल मैंने दिया था, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बट यू कैन यूज देम टू मोनेटाइज। और जैसे फ्रीलांसिंग भी है, फ्रीलांसिंग में भी यही होता है कि आप अपने जो स्किल्स है उन स्किल्स को कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए आप अपनी स्किल्स ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो शेयरिंग इकोनॉमी जो है ये लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए ज्यादा मतलब उनको ज्यादा एम्पावर करती है बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ प्लेटफॉर्म टू मोनेटाइज देयर एसेट्स एंड स्किल्स। अपने एसेट्स और स्किल्स को आप मोनेटाइज कर सकते हो। एग्जांपल, ओयो होटल्स। सो जो एक अब ओवरऑल हम लोग एक बिजनेस मॉडल के बारे में मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू लें, तो एक राइट बिजनेस मॉडल चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के गोल्स, उनकी सक्सेस और उसकी मतलब आपका बिजनेस अडेप्ट कर पाना चाहिए, आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों से अलाइन करना चाहिए आपका बिजनेस मॉडल, राइट। A well-aligned business model ensure that products and services resonate with the target market, जिससे कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी भी बिल्ड हो। और ये डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट करता है, आपको जो प्रॉफिट जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड स्केलेबिलिटी। सो जो सही बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल को कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज और ऑपरेशन एफिशिएंसी के साथ भी अलाइन करना जरूरी है, रेजोनेट करना जरूरी है। नाउ बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि जहां अगर आप अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो मोस्टली क्या होता है कि लोग लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या फिर डेट या फिर इक्विटी की हेल्प से वो पैसा रेज करते हैं, राइट। बट बूटस्ट्रैपिंग मीन्स कि आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी पैसा रेज नहीं कर रहे हो, कोई भी फंडिंग नहीं ले रहे हो, आप अपना पर्सनल फाइनेंस लगा रहे हो, अपने पर्सनल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अपना खुद का पैसा यूज कर रहे हो, और आप एक्सटर्नली किसी से कोई भी पैसा नहीं ले रहे हो। दैट इज नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स फंड एंड डेवलप देयर स्टार्टअप्स यूजिंग पर्सनल रिसोर्सेज। आप खुद के रिसोर्सेज यूज करते हो, और फिर वो रिसोर्सेज यूज करने के बाद आपका बिजनेस से जो भी पैसा बनता है, उस पैसे को आप वापस री इन्वेस्ट कर देते हो उसी बिजनेस में। सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आप कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंस रेज नहीं करते हो। बूटस्ट्रैपिंग में आपको बहुत ही केयरफुली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना होता है। यू हैव टू सीक अर्ली रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड यूटिलाइज पर्सनल सेविंग्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा ज़ेरोधा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ज़ेरोधा मार्केट लीडर है, वो इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकर है, एंड ज़ेरोधा ने कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं लिया है, उन्होंने बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। दे स्टार्टेड विद मिनिमल एक्सटर्नल फंडिंग। नाउ क्रिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि आप क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हो उसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो पहली बात तो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, एंड दूसरा कि कस्टमर्स क्यों खरीदे वो चीजें, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदे, आप ऐसा क्या डिफरेंट, क्या यूनिक, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो इट्स अ सिंपल वे ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट वी ऑफर एंड हियर्स व्हाई इट्स ग्रेट फॉर यू। मतलब एक प्रोडक्ट कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कैसे आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। वैल्यू प्रोपोजिशन को हम लोग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। अब व्हाट मेक्स अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन, इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पढ़ लेते हैं। कस्टमर रेलेवेंस। कस्टमर रेलेवेंस का मतलब होता है कि अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन आप तब बना पाओगे जब आपको पता हो कि कस्टमर को चाहिए क्या, आपको क्या ऑफर करना है, आपको कुछ वैल्यू ऑफर करनी है, आपको अपने कस्टमर की लाइफ इजी करनी है। अब अपने कस्टमर की लाइफ इजी करोगे कैसे, जब पता चलेगा कि कस्टमर्स को चाहिए क्या एंड व्हाट इज बॉदरिंग देम। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट डू कस्टमर्स वांट एंड उनकी प्रॉब्लम क्या है, तभी आप उसका सोल्यूशन ऑफर कर पाओ। अब जैसे जोमैटो है, जोमेटो क्या करता है, उसने एक इजी तरीका निकाला है जिससे कि लोगों को वो खाना पहुंचा सके जो लोग चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ कस्टमर रेलेवेंस वर्क। यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर्स वांट एंड यू ऑफर दैट टू देम। देन इस कस्टमर रिलेवेंस किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट रियली हेल्प कस्टमर्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई चीज है जो आपको जो आपकी लाइफ में एज अ प्रॉब्लम एक्ट कर रही है एंड आपको उस चीज का सोल्यूशन चाहिए, और अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विसेज ऑफर करती है जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सच कंपनी। नाउ यूनिक डिफरेंशिएशन। यूनिक डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या यूनिक है जो आपको बाकी लोगों से स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो, अगर आप कोई चीज कर रहे हो और वही चीज बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है कि कस्टमर आपके पास आए, राइट। व्हाट इज दैट डिफरेंशिएशन फैक्टर, आपके पास क्या स्पेशल है जो आपको बाकी आपके कंपेटिटर्स से, बाकी लोगों से, बाकी मार्केट से डिफरेंशिएट करता है। सो स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन तब आता है व्हेन a startup is apart from others by showing what makes it special। जैसे आप अनअकैडमी है, अनअकैडमी का एग्जांपल लें तो उसने क्या किया, उसने अपना उसने जो टीचिंग मेथड यूज किया है, इट वाज अ यूनिक टीचिंग मेथड। इट यूज अडैप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेडिशनल मेथड से काफी अलग थी, एंड दिस इज हाउ अनअकैडमी ने अपनी यूनिकनेस को दिखाया एंड वो बाकी लोगों से स्टैंड आउट कर पाया। ठीक है,
तो स्टार्टअप, अब आप ये जो यूनिक है, ये जो डिफरेंशिएशन क्वालिटी है, ये कैसे आ सकती है? या तो आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, या आपके पास कुछ उस हिसाब से प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी किसी प्रोडक्ट में नहीं है, और डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच है, या फिर आपके पास कोई बेटर एक्सपीरियंस है कस्टमर्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। इसी से आपकी कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है। नाउ, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन ये है कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विसेज है, लोगों को समझना जरूरी है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्यों चूज करें। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि लोगों को आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्यों एक्सेस करना है, क्यों चूज करना है। ठीक है, अब जैसे स्विगी है, स्विगी की टैगलाइन है डिलीशियसली फास्ट। अब इधर हमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है कि डिलीशियसली और फास्ट, डिलीशियसली मतलब फूड से रिलेटेड है, फूड जो भी डिलीवर होगा वो टेस्टी होगा, डिलीशियस होगा, एंड द डिलीवरी विल बी फास्ट। तो इधर जो कम्युनिकेशन है, जो वो उसका मेन पर्पस है, स्विगी क्या करता है, वो खाना ही तो सप्लाई करता है। तो इधर उसने अपना जो भी उसका वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो उसने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया कस्टमर्स को। कस्टमर्स को बहुत ईजी समझ में भी आ जा रहा है कि जो फूड है वो क्विकली मेरे पास डिलीवर हो जाएगा एंड द फूड विल बी डिलीशियस। सो इट हेल्प्स पीपल मेक फास्टर डिसीजंस, क्योंकि लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। लोगों को पता है, लोगों तक वो कम्युनिकेशन हो चुका है। एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, कुछ ऐसा मत रखो जो लोगों को समझ में ही ना है, सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रखो। नाउ, एलिमेंट्स टू कंसिडर व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आपको जब भी आप वैल्यू प्रोपोजिशन बना रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपके पास वो यूनिक बेनिफिट्स होने चाहिए जो आप कस्टमर्स को अपना ऑफर कर रहे हो, कि आपके पास क्या यूनिक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी कस्टमर्स से। एंड इट इज अ की टूल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड डिफरेंशिएट द बिजनेस फ्रॉम कंपेटिटर्स। सबसे पहले तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, एंड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो यूनिक होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए। सो इसके थ्रू क्या होता है, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो एक कॉम्पिटेटिव एज एस्टैब्लिश कर देता है, मतलब आपके पास वो है जो बाकी आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है। एंड दैट दिस थिंग हेल्प्स इन स्टैंडिंग आउट द बिजनेस फ्रॉम द क्राउड। अब ये हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहला आता है नो द ऑडियंस। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है एंड आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है। ठीक है, यू हैव टू नो देयर नीड्स, देयर डिजायर्स एंड द चैलेंजेस। ठीक है, और ये आप कैसे कर पाओगे, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, इनसाइट्स गैदर करने पड़ेंगे और एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। देन आइडेंटिफाई यूनिक बेनिफिट्स। ऐसा क्या आप ऑफर कर सकते हो जो आपके कंपेटिटर से अलग हो, जो जो आप ऑफर कर रहे हो वो बाकी लोग ना कर पा रहे हो। ठीक है, तभी तो कस्टमर आपके पास आएगा, बी इट प्रोडक्ट फीचर्स या फिर कोई एक्सेप्शनल सर्विस और यूनिक अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो आपको वो यूनिक बेनिफिट्स ऑफर करने पड़ेंगे, तभी कस्टमर्स आपके पास आएंगे। नाउ, क्लैरिटी इज द की। आपको एक क्लियर और कंसाइज मैसेज क्राफ्ट करना पड़ेगा जो सीधा सीधा अपने कम्युनिकेट कर पा रहा है कि हाँ भाई मेरी ये वैल्यू है, दिस इज वाई यू शुड बाय माई प्रोडक्ट। आपको एक जार्गन और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अवॉइड करनी पड़ेगी। जार्गन मतलब भाई टेक्निकल टर्म्स यूज करना। ठीक है, सो यू हैव टू यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स, जिससे कि लोग बहुत आसानी से समझ पाए बेनिफिट्स और लोग अपना डिसीजन उस हिसाब से ले पाए। देन आता है हाईलाइट टैंजिबल रिजल्ट्स। आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर कस्टमर्स आपका ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या आउटकम आएगा, और ये जो आउटकम होगा क्या ये कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है। राइट, सो और ये किस फॉर्म में हो सकता है, भले वो टाइम बचा रहा हो या कॉस्ट कम कर रहा हो या एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा हो, जो भी है। तो बस आपको टैंजिबल रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट्स जो दिखे। ठीक है, so you have to clearly articulate the outcomes and results जो consumers expect कर सकते हैं। Now, test and refine। आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कस्टमर्स तक पहुंच गया तो बस यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया। नो, आपको कस्टमर्स का फीडबैक लेना पड़ेगा। कस्टमर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कस्टमर्स के पास कुछ सजेशंस हैं, सो यू हैव टू लिसन टू देम, यू हैव टू कंसिडर देम, सो यू हैव टू गैदर द फीडबैक फ्रॉम योर पोटेंशियल कस्टमर्स। एंड फिर आपको देखना भी पड़ेगा कि आप जो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर रहे थे क्या वो एक्चुअल में ऑडियंस से रेजोनेट हो रही है। मतलब ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो वैल्यू ऑफर कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो कोई वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में ऑडियंस को जो चाहिए उससे मैच ही नहीं करता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेस्ट इट कि हाँ हमने जो चीज़ बनाई है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो हम बेच रहे हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या वो एक्चुअल में वो वैल्यू ऑफर कर पा रहा है। यू हैव टू एनालाइज रिस्पॉन्सेज ऑफ योर कस्टमर्स एंड आपको ओपन होना पड़ेगा फॉर सजेशन। अगर आपके पास कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स हैं करने के लिए, कुछ चेंजेस हैं करने के लिए जो आपको करने चाहिए, सो यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देम। एंड आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। इनोवेशन इज द की, इनोवेट तो आपको करना ही पड़ता है। यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव। देन द चैलेंजेस इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। हमने एलिमेंट्स देख लिए वैल्यू प्रोपोजिशन पे, मतलब समझ लिया। अब चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, आपको जो भी वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करनी है वो किन कस्टमर्स को सर्व करनी है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी और आपकी टारगेट मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या है। राइट, यू हैव टू क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है। ठीक है, एंड इसमें एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल किस चीज़ में करते हैं कि उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च है
एंड जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, कस्टमर्स की डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि हर कस्टमर की एक नीड नहीं हो सकती, अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं। तो आपको वो मार्केट रिसर्च करना और इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, ये सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर आपको इस चैलेंज को ओवरकम करना है देन इट रिक्वायर्स डिलिजेंट रिसर्च, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी ही पड़ेगी। और आप रिसर्च कैसे करोगे? आप कस्टमर्स के इंटरव्यूज लो, आप कस्टमर्स के रियल लाइफ इनसाइट्स जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो, उनसे बात करो, इंटरैक्ट करो एंड अ कमिटमेंट टू स्टेइंग अट्यून टू इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। दूसरा आता है इजी रेप्लिकेशन बाय कस्टमर्स। आपने एक चीज करी तो वो दूसरे ने भी कर ली। तो मेन चीज होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आपने आपका जो भी यूनिक आइडिया, जो भी आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्या आप उसे बाकी कंपेटिटर्स से प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? अपने यूनिक आइडिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी, राइट। दिस कुड इन्वॉल्व रेगुलरली इनोवेटिंग इन प्रोडक्ट फीचर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज इन्वेंट कर ली, इन्वेंट करके बैठ गए, नहीं, इनोवेट भी करना पड़ता है, वरना कोई ना कोई चुरा के भाग ही जाएगा। आपको हमेशा अपने कंपेटिटर्स से 4 कदम आगे रहना पड़ेगा, ठीक है। यू मे हैव टू अडॉप्ट डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल और एम्फसाइज ऑन यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस, बस ऐसा जिससे कि आपके कंपेटिटर्स आपको इजीली कॉपी ना कर पाए। देन कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंज्यूमर उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, या फिर जो हम चाहते थे असल में कंज्यूमर्स ने वो समझा ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक ईजी लैंग्वेज में सबसे पहले तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफर करता है, एवरीथिंग यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली। एंड आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बैलेंस किस चीज में? कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे कि आप अपनी वैल्यू कन्वे कर पाओ कि हाँ ये वैल्यू क्रिएट हो रही है, बट आपको इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है कि ऑडियंस पागल ही हो जाए कि भाई क्या बोले जा रहे हो, लाइक यू जस्ट टेलिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स डिटेल्स जो इतनी रेलेवेंट बनी है, जो कस्टमर को इतनी समझ में भी ना आए, राइट। तो इन दोनों चीज के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक सिंप्लीफाइड मैसेज दो जो इजीली कम्युनिकेट करता है कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं एंड व्हाई कस्टमर्स शुड गो फॉर योर प्रोडक्ट। देन अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। मार्केट जो है डायनामिक नेचर में इवॉल्व करती है एंड सारे बिजनेस भी डायनामिक नेचर में वर्क करते हैं। जो ट्रेंड्स है, पैटर्न्स हैं, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स को रेडी रहना पड़ता है कि किसी भी टाइम पर उनको चेंज करना पड़ सकता है, उन्हें अमेंडमेंट्स लेके आने पड़ने हो सकते हैं। दे हैव टू बी अडेप्टेबल, राइट। दे हैव टू बी एजाइल एंड रेडी टू मॉडिफाई देयर वैल्यू प्रोपोजिशन। वो रिजिड नहीं हो सकता है कि नहीं मैंने तो ये डिसाइड किया था, मेरा ये वैल्यू प्रोपोजिशन है और ये यही रहेगा। नहीं, अगर मार्केट चेंज होगी, अगर मार्केट में चेंजेस, ट्रेंड में चेंजेस आएंगे, तो आपको भी उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप चेंज कर पाओ, ठीक है। रेगुलर मार्केट असेसमेंट्स, कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म्स एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू इनोवेशन आर वाइटल फॉर ओवरकमिंग दिस चैलेंज। यस, आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, कस्टमर के फीडबैक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा और मार्केट को भी रेगुलरली असेस करना पड़ेगा ताकि आप प्रिडिक्ट कर पाओ अगर कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो। नाउ रियल कंपनीज एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। अब इधर सबका वैल्यू प्रोपोजिशन दे रखा है। जैसे नायका का है वंस ब्यूटी आर पैशन। इधर सीधा सीधा बहुत इजीली पता चल रहा है कि नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, कॉस्मेटिक्स में डील कर रहा है, राइट। तो इधर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओला वंस एवरीडे ट्रैवल पार्टनर। यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको जब भी ट्रैवल करना है यू शुड चूज ओला। फिर आता है क्योर फिट वंस वन स्टॉप हेल्थ ऐप। अब इधर हेल्थ ऐप है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हमें सर्विसेज ऑफर होंगे। देन पॉलिसी बाजार, कंपेयर बाय एंड सेव ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद पता चल रहा है कि हमें कौन सी इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे ही अर्बन कंपनी लेंसकार्ट आप एक बार खुद से रीड कर लेना। बिग बास्केट वन स्टॉप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, ये ग्रोसरी से रिलेटेड है। तो इधर जितने भी अगर आप नोटिस करोगे इनकी जो भी टैगलाइंस है, इधर बहुत इजीली पता चल रहा है कि हाँ ये किस चीज में डील कर रहे हैं, किस सेक्टर में डील कर रहे हैं और ये क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो इतना ही सिंप्लीफाइड मैसेज आपको रखना है कि ये अपना जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो इजिली कम्युनिकेट कर पाए। नाउ मूविंग ऑन, बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स। नाउ बिजनेस मॉडल हमारी एक तो हेल्प करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा, ठीक है, हमारी पोटेंशियल मार्केट क्या होगी, हमारे टारगेट कंज्यूमर्स कौन होंगे, देन वो कैसे पे करेंगे इस चीज के लिए एंड उनको क्या फीचर्स चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च। आपको ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा एंड क्या ये बिजनेस इतना वर्थ है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिजनेस मॉडल ये सब एनालाइज करने में हेल्प करते हैं डेफिनेटली। नाउ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास। सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास, इसको हम BMC भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सबसे पहले पॉपुलराइज किसने किया था? अलेक्जेंडर ऑस्टवाल्डर एंड यूनिस पिग्नोर। तो ये एक विजुअल फ्रेमवर्क है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है क्या किस चीज में? टू आर्टिकुलेट, एनालाइज एंड इनोवेट द बिजनेस मॉडल। एक बार बिजनेस मॉडल आपने डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, आपको रेगुलरली मार्केट एसेस करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, यू हैव टू एनालाइज कि क्या आपका बिजनेस मॉडल जो आपने डिसाइड कर रखा है वो अभी भी आपके गोल से अलाइन कर रहा है कि नहीं, वो अभी भी फिट कर रहा है या नहीं। अब इसके 9 ब्लॉक्स होते हैं एंड हमें यही सब पढ़ना है अच्छे से। सो लेट्स जस्ट बिगिन। पहला आता है कस्टमर सेगमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपके टारगेट मार्केट क्या है और उनकी क्या नीड्स हैं,
ठीक है। एडिशनली डेल्व इनटू सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज, कंसीडर डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अनदर वैल्यू प्रोपोजिशन, आप क्लियरली बताओ कि आप क्या यूनिक वैल्यू ऑफर कर रहे हो जो आपको आप ही के पास मिलेगी और आपके बाकी कंपेटिटर्स के पास नहीं मिलेगी। द कोर रीजन कि कस्टमर्स क्यों आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को चूज करें। देन आता है चैनल्स, कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाओगे। अब भले ही ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पार्टनरशिप्स के थ्रू हो, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू हो, यू विल हैव टू डिटरमाइन कि आप ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां तक आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंच जाए। देन आता है कस्टमर रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश द टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू बिल्ड विद कस्टमर्स। जैसे अगर आप पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या फिर आपके पास सेल्फ सर्विस ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास ऑटोमेटेड इंटरेक्शंस हैं, मॉडल पे डिपेंड करते करते आपको ये इस टाइप का कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फोकस ऑन पोस्ट परचेज एंगेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। देन आता है रिवेन्यू स्ट्रीम, स्पेसिफाई हाउ बिजनेसेस विल अर्न रेवेन्यू। आपको बताना पड़ेगा कि बिजनेस जो है पैसा कमाएगा कैसे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव तो यही है ना बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके प्राइसिंग मॉडल क्या है, आपके कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी वन टाइम सेल्स है या सब्सक्रिप्शन फीस से पैसा आ रहा है या फिर लाइसेंसिंग से पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ किस तरह से रहा है, तो ये रेवेन्यू कैसे आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। देन आता है की रिसोर्सेज, क्रिटिकल एसेट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वंस वैल्यू प्रोपोजिशन। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप मोनेटाइज कर पा रहे हो, बी इट ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। एडिशनली आपको इनोवेटिव तरीके एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ताकि आप इन एक्जिस्टिंग एसेट्स को लेवरेज कर पाओ फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। देन आता है की एक्टिविटीज, आपको किसी बिजनेस के की एक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुली ऑपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब बी इट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबली और कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज, मतलब किन एक्टिविटीज के थ्रू आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो पा रहा है। देन देयर कम्स की पार्टनरशिप्स, आपको देखना पड़ेगा, आपको मतलब एक्सटर्नल एंटिटीज या सप्लायर्स या पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर लोगे तो मतलब बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो कोलैबोरेशंस हैं इन सबसे रिड्यूस कम होता है और कैपेबिलिटीज भी इनहांस होती हैं और जितने भी जो रिस्क होते हैं ये सब शेयर हो जाते हैं। नाउ कॉस्ट स्ट्रक्चर, आउटलाइन द कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग वंस बिजनेस। अब कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, विच इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग की एक्टिविटीज। You have to regularly evaluate cost efficiency, explore cost sharing opportunities and implement cost saving measures. कितनी कॉस्ट आ रही है और कॉस्ट शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज आपने देखनी पड़ेगी ताकि आपका जो खर्चा है वो बच जाए, एंड इवेंचुअली कॉस्ट सेविंग मेजर्स। नाउ टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग बिजनेस मॉडल, आपको अपने बिजनेस मॉडल को कंटिन्यूसली टेस्ट करना पड़ेगा एंड वैलिडेशन भी सीख करना पड़ेगा कि क्या ये सही है, क्या ये वैसे ही जा रहा है जैसे कि आपने प्लान किया था कि नहीं, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वी गोना स्टडी ऑल दो स्टेप्स। नाउ पहला आता है मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक। आप सबसे पहले तो रिसर्च करिए और समझिए कि आपके टारगेट कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, एंड देन उनका फीडबैक गैदर करिए। कैसे करोगे? थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स। और आप जानो कि क्या उनका आपके प्रोडक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट है, एंड ऑल्सो कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओ, उनका सोल्यूशन ऑफर कर पाओ। देन आता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाते हो, एक सिंप्लीफाइड वर्जन डेवलप करते हो with essential features. It's a simplified version of one's product or service with essential features. आप MVP क्यों लॉन्च कर दो? ताकि आपको रियल वर्ल्ड यूजर डेटा मिले और फीडबैक मिले, एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि यूजर्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या आपका जो प्रोडक्ट है या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। आता है पायलट टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। आप अपना फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट करते हो इंटरनली। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, या मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप बनाई, अब वो ऐप पब्लिक करने से पहले आपने वो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, इंटरनली आपने अपने कुछ ट्रस्टेड सोर्सेस को दिखा दी टेस्ट करने के लिए, क्या ये एक्चुअल में वर्क कर रही है, अगर इसमें कुछ बग्स हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई चैलेंजेस हैं, तो आपको उनको क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है। सो बिफोर एक्चुअली रिलीजिंग इट पब्लिकली, यू रिलीज इट इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जिससे कि आप ऑब्जर्व कर पाओ कि बिजनेस मॉडल परफॉर्म कैसा कर रहा है ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर अ फुल स्केल लॉन्च। इससे अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो आपको पता चल जाता है और आपको फीडबैक भी मिल जाता है, ताकि बिफोर लॉन्चिंग एट अ पब्लिक एट लार्ज आप पहले से उसमें कुछ मेजर चेंजेस अगर करने हैं तो आप वो कर पाओ। देन आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। आपको फाइनेंशियल मॉडल्स डेवलप करने चाहिए ताकि आप अपने रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट को, अपने कॉस्ट को अच्छे से एस्टिमेट कर पाओ। ठीक है, you have to analyze the financial projections to ensure that the model is economically viable and sustainable. देन आता है सीकिंग फीडबैक। फीडबैक तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंटर्स से, इन्वेस्टर से या बिजनेस ओनर से, या फीडबैक सीख करिए। आप देखिए कि अगर कुछ पोटेंशियल चेंजेस आपको करने हैं कि नहीं, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं, एंड फिर उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स करिए और जो भी अमेंडमेंट्स की जरूरत है वो अमेंडमेंट्स, वो चेंजेस करिए। देन आता है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल। इसमें हम बता रहे हैं कि
ऐसी कौन सी कुछ कॉमन गलतियां हैं जो एंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं वाइल डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल? सबसे पहला होता है निगलेक्ट मार्केट रिसर्च। ठीक से रिसर्च नहीं करते हैं, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो उनको देखते ही नहीं है, उनको ढंग से रिसर्च ही नहीं करते। और इस कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बिना, इस अंडरस्टैंडिंग के बिना क्या होता है, डिमांड ही नहीं होती उनके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो जो असल में कस्टमर्स को चाहिए वो तो आप ऑफर ही नहीं कर पा रहे हो ना। फिर आता है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर जो भी कंप्लेंट्स करते हैं या कस्टमर के जो भी कंसर्न्स होते हैं वो आपको फॉर श्योर एड्रेस करने चाहिए। अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? तो वो मॉडल की इफेक्टिवनेस को हार्म करता है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट नहीं ही कर पाता है। फिर आता है ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है कि आप स्केलेबिलिटी को कंसिडर ही नहीं करते हो, एंड फेलिंग टू कंसिडर स्केलेबिलिटी कैन लिमिट अ बिजनेस मॉडल्स एबिलिटी टू ग्रो विद इंक्रीजिंग डिमांड्स। ग्रो ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा है ना। रहता है अंडर एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा जा किधर रहा है, आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप कैसे उन्हें मैनेज कर रहे हो। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके पास आएंगे बजटरी इशूज आएंगे, अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ निकल गया। देन आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप कोई भी रिजिड बिजनेस मॉडल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट खुद ही डायनामिक है। एक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप रिजिड मॉडल रख ही नहीं सकते, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप भी चेंज हो पाओ। और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम ही हो जाएगी। देन पुअर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना बिना किसी वेस्टेज के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो इससे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, जिससे कि आपकी पूरी ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है वो हिंडर होगी। नाउ लीन स्टार्टअप्स। लीन स्टार्टअप्स क्या होता है? इसमें आप पहले अपने प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन लॉन्च करते हो, मतलब एक शॉर्टर वर्जन, एक ट्रायल वर्जन समझ लो। आप एक शॉर्ट स्केल पे वो बेसिक वर्जन लॉन्च करते हो, फिर आप देखते हो कि यूजर्स उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, और कितना एंगेज हो रहे हैं उसके साथ। एंड उसके हिसाब से आप ग्रेजुअली ग्रो करते हो, आप ग्रेजुअली अपने स्केल को एक्सपैंड करते हो। सो this is basic version launched quickly, and then you listen to what users say and see how they use it, and this loop of building, measuring and learning helps business improve their product faster. इसमें क्या होता है, आपको कस्टमर से एंगेज करना पड़ता है, दे आस्क क्वेश्चंस, रिसीव फीडबैक एंड मेक चेंजेस बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर्स रियली नीड। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं और कैसे वर्क कर रही हैं, और इससे आप मेजर मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एक साथ कर लोगे, मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया, जिसमें आपकी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स चली गई, आपने सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी, ठीक है, सारे रिसोर्सेज, पैसा, सब कुछ लगा दिया, एंड में वो चीज़ वर्कआउट ही नहीं करी, तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक ही हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, वेस्ट में ही चला गया सब कुछ। बट ये करने से पहले अगर आप एक ट्रायल वर्जन लेके आते हो, आप बस एक छोटे स्केल पे वो चीज़ लॉन्च करते हो, एंड देन आप देखते हो कि क्या ये चीज़ असल में वर्क कर रही है कि नहीं, और एक बार श्योर होने के बाद कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, देन आप उसमें पैसा लगाते हो, आप उसको एक्सपैंड करते हो। सो इससे क्या होता है, इससे आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो एंड यू मेक स्मार्ट चॉइसेस। सेविंग रिसोर्सेज अ बिग आइडिया इन लीन स्टार्टअप्स, इसीलिए है, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि इससे आप अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो एंड यू सी कि वेदर दिस थिंग वर्क्स और नॉट। यू डोंट वेस्ट टाइम और मनी ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। अब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे नो ब्रोकर एंड रेड बस। तो एग्जाम्पल्स देखना एक बार। अब रियल लाइफ लीन स्टार्टअप केसेस। अब ये केसेस भी का देखना बहुत इजी से है। जैसे इंस्टाग्राम पे क्या था, इनिशियली इसका जो वर्जन था ये सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप था, जिसमें आप बस अपने फोटो वगैरह शेयर कर सकते हो और एक दो बेसिक फिल्टर्स आते थे। बट जैसे कि ये ट्रेंड ग्रो हुआ, इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा अटेंशन भी मिला, एंड धीरे धीरे उन्होंने कितने सारे नए फीचर्स लाए, और अब तो इंस्टाग्राम मतलब कितने बच्चे बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते फिरते हैं। देन आता है ड्रॉप बॉक्स, फ्रेश वर्क, ये सारे मतलब बहुत सिंपल सिंपल हैं, आप एक बार रीड कर लेना, खुद ही रफ रीडिंग लगा देना। इसमें बस ये पता रखा है कि कैसे ये पहले स्मॉल स्केल पे लॉन्च होता है, इससे जरूरत था पहले मतलब एक ऑनलाइन ओनली प्लेटफॉर्म था, एंड फिर धीरे इसकी ओवरहेड कॉस्ट कम होती गई, मतलब सबका ये बता रखा है कि कैसे इन्होंने स्मॉल स्केल पे लॉन्च किया, देन धीरे धीरे ये लोग एक्सपैंड करते गए। नाउ देयर कम्स बिजनेस पिचिंग। बिजनेस पिचिंग क्या होता है कि आपका जो भी आइडिया होता है वो आइडिया आप पिच करते हो, मतलब आप एक बहुत ही बढ़िया सी कंपेलिंग प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हो, उसे बनाते हो, एंड वो क्यों बनाते हो, ताकि आप उसे प्रेजेंट कर सको अपनी ऑडियंस के सामने, अपने मतलब इन्वेस्टर्स के सामने, पार्टनर्स के सामने, क्लाइंट्स के सामने, और उनको आप परसुएट कर पाओ, आप उनको कन्विंस कर पाओ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यू कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड वो कंपेलिंग होना चाहिए ताकि वो इन लोगों का इंटरेस्ट रेज कर पाए, एंड वो अपना जेन्युइन सपोर्ट दिखाए, अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है, अब ये आप करोगे कैसे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक कंपेलिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि तुरंत उनका अटेंशन ग्रैब कर लेगा। कुछ बोरिंग से लगोगे तो वो मतलब क्यों ही इतना ध्यान देंगे ना, इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे ही नहीं। आपकी जो भी ओपनिंग होती है वो आपकी ब्रेस्ट ऑफ द पिच के लिए एक टोन सेट कर देती है। ठीक है, देन आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। आप बताओ कि आप क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हो, आपके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या आपकी ऑफरिंग यूनिक, आपकी ऑफरिंग को ऐसी क्या चीज़ है जो वो यूनिक बनाती है। नाउ मार्केट अपॉर्चुनिटी, आप बताओ कि हमारी टारगेट मार्केट ये है एंड इनकी ये नीड्स है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसे इन लोगों की नीड को ये टैकल करता है, एंड इनकी ग्रोथ का भी पोटेंशियल है। देन बिजनेस मॉडल, आप किस बिजनेस मॉडल पे वर्क करोगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सेल्स चैनल्स, ये सारी चीज़ें
आउटलाइन करनी पड़ेगी। देन आता है एग्जीक्यूशन प्लान, सारी चीजें डिसाइड हो गई, अब बताओगे कि एग्जीक्यूट कैसे करोगे, टीम्स की एक्सपर्टीज, माइलस्टोन्स अचीव्ड, एक रोड मैप फॉर फ्यूचर की फ्यूचर में कैसे कैसे काम करोगे, क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये पूरा एग्जीक्यूशन प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। देन आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कि आपको सारे फोकास्ट दिखाने पड़ेंगे, रेवेन्यू फोकास्ट, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, कि आपका पैसा कहाँ कितना आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, पूरा बजट, पूरे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, पूरा कैश फ्लो ये दिखाना पड़ेगा। देन कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, मतलब आपके पास क्या कंपेटिटिव एज है, आपको बनाना पड़ेगा कि क्यों कस्टमर्स आपका ही प्रोडक्ट चूज करेंगे। देन कॉल टू एक्शन, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट स्टेप्स हो, आपको उनको आपके उनके अंदर वो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक्साइट हो, वो जेन्युइनली इन्वेस्ट करें, राइट। देन आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचेस, बिजनेस पिच के कुछ टाइप्स होते हैं एंड सबसे पहला आता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच में ये होता है कि आप मतलब जैसे एक छोटा सा पिच करते हो, जैसे कोई 30 सेकेंड्स या 2 मिनट से रिलेटेड आप प्रेजेंट करते हो एंड जिसमें आप क्या बताते हो, आप बस इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हो, आप बस एक क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश करते हो कि हाँ ये चीज़ है एंड इन्वेस्टर्स उस चीज़ में इंटरेस्ट लें, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, और ज़्यादा देर का नहीं, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स का होता है। देन आता है इन्वेस्टर पेज, जिसमें आपका टारगेट ये होता है कि आपको उनसे फंडिंग चाहिए, तो आप अपना बिजनेस का पूरा ओवरव्यू बताते हो, आप बताते हो कि अगर ये लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो इनके पास इतना रिटर्न आएगा, इतना इंटरेस्ट बनेगा इनका। सो पूरा डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और मार्केट एनालिसिस होता है सो दैट यू कुड सिक्योर देयर फंडिंग। देन आता है सेल्स पिच। सेल्स पिच में ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हो कि प्रोडक्ट क्यों कस्टमर्स को चाहिए, और ये आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आप कस्टमर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हो और कैसे आप कस्टमर्स की नीड्स को मीट करते हो। देन आता है पार्टनरशिप पिच। पार्टनरशिप पिच में क्या होता है, ये होता है कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में आना है ताकि आप उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके जो कोलैबोरेशंस हैं, उनको अट्रैक्ट कर पाओ। आप उनको बताते हो कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या शेयर्ड गोल्स हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, ये फायदा हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, आपको वो बेनिफिट्स गिनाने पड़ेंगे और दे शुड बी म्यूचुअल बेनिफिट्स, उनका भी फायदा होना चाहिए, तभी तो वो आपके साथ एंगेज होंगे। देन आता है प्रोडक्ट पिच, दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हो, और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या स्पेशल, आपका क्या स्पेशल फीचर और बेनिफिट है जो आपका प्रोडक्ट ऑफर करता है, एंड इसका यही एम होता है कि आप वो इंटरेस्ट और वो एक्साइटमेंट जनरेट कर पाओ। सो ये वही है, दिस इज here the chapter ends, and as I said chapter बहुत easy सा है, कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं, एक बार रीडिंग लगा दोगे तो सब easily हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड अपना पेपर अच्छे से करना, गुड लक।